हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने मांग का जो नियम है उसको उपयोगिता विश्लेषण से किस तरह हम माप सकते हैं, या गणनावाचक विश्लेषण जो है, गणनावाचक दृष्टिकोण जो है उपयोगिता विश्लेषण का, उसके आधार पर उपयोगिता के बारे में हमने पढ़ा था। और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध होता है ये भी हमने देखा था। आज हम देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सीमांत उपयोगिता हाश नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो हमने पहले भी देखा था, एक बार और देख लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होती है। जैसे कि मैंने एक रोटी खाई तो मुझे उससे 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है। जब मैंने दूसरी रोटी खाई तो उससे मुझे 15 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। तो मैंने पहली रोटी से जो 10 यूटिल्स की जो उपयोगिता मिली, जब मैंने दूसरी रोटी खाई तो एक और रोटी खाने से मुझे 15 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली। मतलब यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 5। मतलब एक एडिशनल इकाई या एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करने से उपयोगिता में जो वृद्धि हुई है 10 से 15 हो गई, वो हमारी क्या होती है, सीमांत उपयोगिता। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता हाश नियम क्या होता है। प्रोफेसर मार्शल ने सीमांत उपयोगिता हाश नियम की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि से अतिरिक्त लाभ किसी व्यक्ति को मिलता है तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ वह घटता जाता है। मतलब जब हम किसी वस्तु की एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करते हैं तो उस अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो अतिरिक्त उपयोगिता हमें प्राप्त होती है, वो अतिरिक्त उपयोगिता होती है तो वो प्रत्येक वृद्धि के साथ घटने का मतलब है कि जैसे जैसे हम उस वस्तु की एक एक इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो उपयोगिता हमें मिल रही है वो कम होती जाएगी। ये सीमांत उपयोगिता हाश नियम कहता है। अन्य बातें स्थिर रहने का यहाँ पर मतलब है कि जो, जैसे मान लीजिए हम किसी दो वस्तुओं के संदर्भ में अगर हम इस चीज़ को पढ़े कि एक एक्स वस्तु और एक वाई वस्तु है, तो अन्य बातों के स्थिर रहने का मतलब है कि अगर हम एक्स वस्तु के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि एक्स वस्तु की मैंने एक इकाई का कंजप्शन किया, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, इस तरह से, तो मुझे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता वो घटती जाएगी। उसके लिए यह होना ज़रूरी है। मतलब जैसे वाई वस्तु है तो वाई वस्तु की प्राइस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उपभोक्ता जो है उसकी आय स्थिर होनी चाहिए। अन्य बातें स्थिर होने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो उपभोक्ता है उसकी आय और जो दूसरी वस्तुएं हैं जो भी एक्स वाई जेड, उनकी जो कीमतें हैं वो स्थिर रहनी चाहिए। उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की उपभोग इकाइयों में वृद्धि करता है वैसे वैसे उससे प्राप्त उपयोगिता में कमी आती है अथवा वह घटती जाती है। जैसे मैंने एक रोटी खाई तो 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली, दूसरी खाई तो 15, जब तीसरी खाई तो 12 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली। सॉरी, जब तीसरी खाई तो 18 यूटिल्स के बराबर मेरे को यूटिलिटी मिली। तो यहाँ पर मेरी सीमांत उपयोगिता 3 हो जाएगी। मतलब जब मैंने तीसरी इकाई का उपभोग किया तो सीमांत उपयोगिता 5 से घटकर 3 हो गई है। तो इस तरह से एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो घटती जाती है। यह हमें सीमांत उपयोगिता हाश नियम बताता है। सीमांत उपयोगिता हाश नियम सबसे पहले 1854 में गोसेन नाम के व्यक्ति ने दिया था, इसलिए इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। इस नियम के प्रोफेसर बोल्डिंग ने दो आधार बताए हैं। पहला है कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि संभव है, और दूसरा है वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होती है। वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होती है। जो पहला नियम है उसको देखते हैं। मतलब इसका जो आधार है, इस नियम के दो आधार है। पहला है आवश्यकता विशेष की संतुष्टि संभव है। मतलब मान लीजिए जो मानव होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनकी आवश्यकताएं असीमित होती है, लेकिन किसी एक आवश्यकता विशेष को संतुष्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम सब्जी में नमक डालते हैं तो नमक हम एक लिमिट तक डालते हैं, ऐसा नहीं कि डालते ही जाएंगे। तो किसी भी आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है, किसी आवश्यकता विशेष को। और दूसरा आधार है इस नियम का, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होती है। मतलब हम अ, वस्तुओं को एक दूसरे से पूर्णतः प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, वो एक दूसरे की अपूर्ण प्रतिस्थापक होती है।
अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। पहली है कि वस्तुओं की मात्रा व आकार समान हो। मान्यताओं का यहाँ पर हम ले सकते हैं कि जैसे कि ये स्थितियां होने पर ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा, अन्यथा यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के क्रियाशील होने के लिए ये बातें होना जरूरी है। तो पहला है वस्तु की मात्रा व आकार समान हो। मतलब कि किसी वस्तु का जो आकार है या उसकी जो मात्रा है वो समान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उपयोगिता सीमांत उपयोगिता वो बढ़ भी सकती है, ज़रूरी नहीं हो कम हो। दूसरा है वस्तु समरूप होनी चाहिए। मतलब वस्तुएं एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने पहली रोटी खाई, उस पे घी नहीं लगा हुआ है और दूसरी रोटी पे घी लगा हुआ है, तो इससे ऐसा हो सकता है कि मुझे पहली रोटी की तुलना में दूसरी रोटी से ज़्यादा उपयोगिता मिले। जबकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है, गिरती हुई होती है। इसलिए वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। वस्तुओं का उपभोग निरंतर होना चाहिए। मतलब लगातार वस्तुओं का उपभोग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इकाई का आज उपभोग कर लिया और दूसरी इकाई का कल उपभोग कर लिया। ऐसे में सीमांत उपयोगिता बढ़ भी सकती है। वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो। वस्तुओं की प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। मतलब उनकी प्रतिस्थापन जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, उनकी प्राइजेस भी। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि स्थिर रहने चाहिए। मतलब उपभोक्ता की जो अधिमान है, उसकी रुचि, उसके फैशन और उसकी आय, ये भी कांस्टेंट रहने चाहिए। अगर ये बढ़ जाते हैं या फिर ये बदल जाते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं, तो सीमांत उपयोगिता कम हो यह आवश्यक नहीं है, अगर ये स्थिति ना रहे तो। सामान्य परिस्थितियों में यह नियम क्रियाशील होता है। मतलब जैसे युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसमें यह नियम क्रियाशील नहीं होता। यह नियम सामान्य परिस्थितियों में ही क्रियाशील होता है। प्रदर्शन प्रभाव का अभाव होना चाहिए। मतलब अगर कोई दिखावा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए सीमांत उपयोगिता बढ़ भी सकती है, जरूरी नहीं कि घटे ही। वस्तुएं विभाजनीय होती है। मतलब हम वस्तुओं को छोटी छोटी इकाइयों में बांट सकते हैं। जैसे कोई वस्तु एक्स है तो उसकी अलग अलग इकाइयों में हम उसको बांट सकते हैं। तो ये इसकी मान्यताएं हैं। ये सभी मान्यताएं होने पर ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील होगा, अन्यथा नहीं। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों के उपभोग में वृद्धि करता है, वैसे उनकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। इसको हम इस सारणी की सहायता से समझते हैं। ये देखिए, कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने एक्स वस्तु का कंजप्शन किया, उसकी मैंने 8 इकाइयों का उपभोग किया, तो मुझे इस तरह से यूटिलिटी प्राप्त हुई। ये टोटल यूटिलिटी है और ये मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता है। जब मैंने पहली इकाई का उपभोग किया तो मुझे कुल उपयोगिता 12 के बराबर मिल रही है। जब मैंने दूसरी इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता 22 के बराबर मिल रही है। इस तरह से कुल उपयोगिता मेरी बढ़ती जाती है जैसे जैसे मैं एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करती जाती हूँ, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता जो है वो मेरी घटती जाती है। ये देखिए, पहले 12 थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है, ये तो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था है। तो यहाँ पर हमारी सीमांत उपयोगिता 12 रहेगी। दूसरा, यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 1। और चेंज इन टोटल यूटिलिटी वो कितना हुआ, 10। 22 से 10, या फिर हम इसको घटा भी सकते हैं। 22 में से 12 गए तो 10, 30 में से 22 गए तो 8। इस तरह से भी हम सीमांत उपयोगिता को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब TUN-TUN-1, इस तरह से भी हम सीमांत उपयोगिता को निकाल सकते हैं। अगली वाली इकाई की उपयोगिता से पिछली वाली इकाई की उपयोगिता को घटाने से भी हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। ये देखिए, हमारी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जब पहली इकाई का उपभोग किया तो 12 है, दूसरी का किया तो 10 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर चौथी इकाई का उपभोग करने पर 6 हो गई, और इस तरह से यह 0 होकर ऋणात्मक भी हो गई। आइए इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये टोटल यूटिलिटी कर्व है और ये सीमांत उपयोगिता का वक्र है। एक्स एक्स पे हमने क्वांटिटी ली है, उपभोग की मात्रा, और वाई एक्सिस पे हमने उपयोगिता ली है। जैसे जैसे
कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। मतलब जब भी हम किसी एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करेंगे, मान लीजिए ये फर्स्ट इकाई है, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इस तरह से ये है। तो जब भी हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे तो हमारी सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। पहली इकाई पे इतनी है, दूसरी पे इतनी है, तीसरी पे इतनी है, इस तरह से ये देखिए सीमांत उपयोगिता हमारी कम होती जा रही है। यही हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है। अब हम देखते हैं इस नियम के क्या क्या अपवाद है, मतलब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं होता है। तो पहला हमारा है उपभोग की इकाई सूक्ष्म या छोटी होती है। मतलब जब हम किसी ऐसी वस्तु का उपभोग कर रहे होते हैं जिसकी इकाई छोटी होती है तो यह नियम लागू नहीं होता है। दूसरा है मादक पदार्थों का प्रयोग। मतलब जब हम मादक पदार्थ जो नशीले पदार्थ है उनका प्रयोग करते हैं तो हमारी उपयोगिता कम हो, यह ज़रूरी नहीं है, वह बढ़ सकती है। दुर्लभ वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो आसानी से प्राप्त नहीं होती है, जब ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो भी हमारी उपयोगिता कम हो, यह ज़रूरी नहीं है। मुद्रा की इच्छा या कंजूस व्यक्ति द्वारा धन का संरक्षण। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अ, धन को संरक्षित करके या फिर पैसे को अपने पास रखना चाहता हो तो भी क्या होगा, जो सीमांत उपयोगिता है वो कम नहीं होगी। फिर है प्रदर्शनकारी प्रभाव। मतलब दिखावा करने से भी क्या, जो दिखावटी व्यक्ति है वो जब दिखावा करेगा तो वो क्या करेगा, अपने लिए जो परचेज करेगा वस्तुएं या फिर जिन वस्तुओं को वो खरीदेगा उससे क्या होगा, उसकी सीमांत उपयोगिता में कमी नहीं आएगी क्योंकि वो दिखावे के लिए उनका प्रयोग कर रहा है, इसलिए। फिर हम मधुर संगीत का सुनना। जब हम अपनी मनपसंद संगीत सुनते हैं अपना मनपसंद, तो हमारी सीमांत उपयोगिता कम हो उसको दोबारा सुनने पे, यह ज़रूरी नहीं है, वो बढ़ भी सकती है। फिर है वस्तु के प्रयोग की आरंभिक अवस्था अवस्था जब हम किसी वस्तु को प्रयोग करते हैं और उसकी आरंभिक अवस्था है, मतलब जैसे मैंने एक्स वस्तु का प्रयोग किया तो 1 यूनिट का किया, 2 यूनिट का किया, 3 यूनिट का किया, इस तरह से जब उसकी आरंभिक अवस्था रहेगी वस्तु के प्रयोग की तो मेरी सीमांत उपयोगिता कम हो, यह आवश्यक नहीं है। फिर हम देखते हैं इस नियम की आलोचना। नियम की आलोचना हम इसकी मान्यताओं के आधार पर कर सकते हैं कि जो जो इसमें मान्यताएं ली गई है वो सही है, ये ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ एक मानी गई चीज़ है। जैसे कि नाम ये मान्यताएं, मतलब वो सिर्फ मानी गई है, बाकी वो वास्तविक हो यह ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए उपयोगिता का माप करना कठिन होता है, जैसा कि ये नियम कहता है कि उपयोगिता को हम गणितीय रूप में माप सकते हैं। सॉरी, गणनावाचक जो विश्लेषण है वो कहता है कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं गणितीय रूप में, लेकिन उपयोगिता का माप करना कठिन होता है। मुद्रा की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो स्थिर हो, यह आवश्यक नहीं है। इस नियम में माना गया है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। कीमतों में परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि जो मान्यता में बताया गया है कि कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कीमतों में परिवर्तन होता रहता है। व्यवहारिक जीवन में हमें पता है कि वस्तु की कीमतें बदलती रहती है। उपभोग क्षमता सीमित होती है। हम कहते हैं कि उपभोक्ता ने एक और इकाई का उपभोग किया, फिर एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, फिर एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, इस तरह से उपभोक्ता वस्तु की इकाइयों का उपभोग करता जाएगा और उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, व्यक्तियों की उपभोग क्षमता जो होती है वो सीमित होती है, अन्य बातें स्थिर नहीं रहती है। मतलब जो और दूसरी वस्तुएं हैं उनकी प्राइजेस बदलती रहती है, उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन होता रहता है। यह सिद्धांत व्यष्टि प्रधान सिद्धांत है, मतलब एक तरह से व्यक्तिगत रूप में। लंबी उपभोग अवधि, जैसा कि हमने कहा कि वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार उपभोग की अवधि लंबी होती है जिससे सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती है। व्यक्तिगत विचारों को अधिक महत्व दिया गया है इसमें। अब हम देखते हैं इस नियम का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की इम्पोर्टेंस क्या है, यह मांग के नियम का आधार है। जैसा कि हमने पढ़ा है शुरू में ही, पहले वीडियो में थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है, फिर थ्योरी ऑफ डिमांड को हम किस तरह से समझ सकते हैं उसके लिए हमने उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी उसी का एक हिस्सा है। तो यह मांग के नियम का आधार होता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसका आधार है यह नियम। उपभोक्ता की बचत का आधार है। समाजवाद जो प्रणाली है उसका आधार है। कर प्रणाली का आधार होता है और कीमत निर्धारण में सहायक होता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।